आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की परीक्षाओं से जुड़ी एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रक्रिया पर बात करेंगे। ये प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन। हमारे पास एक विस्तृत स्रोत है जो JSSC के इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को समझाता है। और ये फॉर्मूला तय करता है कि अगर आपने सुबह की पाली में परीक्षा दी है और आपके दोस्त ने शाम की पाली में, तो दोनों के स्कोर की तुलना आखिर होगी कैसे? बिल्कुल। और ये कोई अकादमिक चर्चा नहीं है। सहायक आचार्य से लेकर जूनियर इंजीनियर और लेडी सुपरवाइजर तक झारखंड की दर्जनों भर्तियों में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य इसी गणित पर टिका है। हाँ। इसका मकसद तो निष्पक्षता लाना है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसके नतीजे कई बार इतने चौंकाने वाले होते हैं कि निष्पक्ष शब्द पर ही सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है और क्यों ये कुछ उम्मीदवारों के लिए वरदान तो कुछ के लिए अभिशाप बन जाता है। सबसे पहले इसकी नींव क्या है, मतलब ये सब शुरू कहाँ से होता है? हाँ, तो किसी भी उम्मीदवार के स्कोर को नॉर्मलाइज करने से पहले JSSC को उस उम्मीदवार की पूरी पाली यानी उस शिफ्ट के बारे में 3 चीजें पता करनी होती हैं। अच्छा। पहला और सबसे आसान है बैच मीन निकालना। बैच मीन यानी उस एक शिफ्ट में परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों के औसत अंक। जी। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 4 लोगों ने 40, 50, 60 और 70 अंक हासिल किए, तो चारों को जोड़कर यानी 220 को 4 से भाग दे दिया, तो बैच मीन हुआ 55। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक समस्या है, सिर्फ औसत से तो पूरी कहानी पता नहीं चलती है ना। कैसे? सोचिए, एक बैच में किसी ने 100 अंक लिए और किसी ने 0, औसत 50 होगा। ठीक है। दूसरे बैच में सभी ने 49 और 51 के बीच अंक लिए, औसत तब भी 50 के आसपास होगा। पर जमीन आसमान का फर्क है दोनों बैच के प्रदर्शन में। हाँ, ये तो है। एक बैच में बहुत ज्यादा बिखराव है जबकि दूसरे में सब एक जैसे स्तर पर है। तो इस बिखराव को कैसे मापा जाता है? और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थोड़ा जटिल शब्द है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ये मापता है कि एक बैच में उम्मीदवारों के अंक अपने औसत से कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा। अगर अंक बहुत बिखरे हुए हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, और अगर सबके अंक एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। समझ गई। तो जिस पाल का पेपर आसान होगा उसमें लोग ज्यादा स्कोर करेंगे और शायद अंकों का फैलाव भी ज्यादा होगा। कोई 180 लाएगा तो कोई 120, तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा। और अगर पेपर बहुत मुश्किल है तो ज्यादातर लोग 80 से 100 के बीच ही सिमट जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। अच्छा। और इन दोनों आंकड़ों बैच मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करके हर एक उम्मीदवार के लिए एक तीसरी चीज निकाली जाती है, जिसे कहते हैं Z स्कोर। Z स्कोर। इसका फॉर्मूला है आपका व्यक्तिगत स्कोर, आपकी पाली का औसत स्कोर, और इस पूरे को भाग दिया जाता है आपकी पाली के स्टैंडर्ड डेविएशन से। 1 मिनट, इसका मतलब Z स्कोर ये नहीं बताता कि आपने कितने सवाल सही किए। नहीं, ये बताता है कि आप अपनी पाली की भीड़ से कितना आगे या कितना पीछे हैं। प्रिसाइसली। आपका Z स्कोर ही आपकी असली पहचान है इस फॉर्मूले के लिए। ये पॉजिटिव हो सकता है अगर आप औसत से बेहतर हैं, या नेगेटिव अगर आप औसत से नीचे हैं। ठीक है। और यही Z स्कोर आगे की गणना का आधार बनता है, जिससे आपका अंतिम नॉर्मलाइज्ड स्कोर तय होता है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में ये अंकों के साथ क्या करता है वो ज्यादा दिलचस्प होगा। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है ना। हाँ, 200 अंकों की एक परीक्षा जो 2 अलग अलग पालियों में हुई। और ये उदाहरण दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। कल्पना कीजिए 2 बैच हैं, A और B। दोनों में 5-5 उम्मीदवार हैं। चलिए पहले बैच A की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक यहाँ अंकों में बहुत ज्यादा अंतर था। जी। किसी ने सिर्फ 92 अंक लाए तो किसी ने 186। जाहिर है ये एक आसान पाली रही होगी, तभी कोई इतना ज्यादा स्कोर कर पाया। बिल्कुल, और जैसा आपने पहले अंदाजा लगाया था, क्योंकि अंकों का फैलाव बहुत ज्यादा था, इस बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा था, 34.63। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ने यहाँ क्या किया। एक उम्मीदवार था A1, जिसका रॉ स्कोर 123 था। आपको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ होगा? 123 तो 200 में से बुरा स्कोर नहीं है, मतलब 60% से ज्यादा है। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। उसका स्कोर घटकर सिर्फ 77.72 रह गया। क्या? 123 से सीधे 78 पर?
ये तो लगभग 45 अंकों की गिरावट है। जी हाँ। ये तो सरासर अन्याय लगता है। उस उम्मीदवार ने 123 अंक लाने के लिए मेहनत की होगी, सिर्फ इसलिए कि उसकी पाली आसान थी और दूसरे लोग भी अच्छा स्कोर कर गए। उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। उसका क्या कसूर? आपका सवाल जायज है और हजारों उम्मीदवार यही महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम जेएसएससी के फॉर्मूले के नजरिए से देखें तो सिस्टम ये कहता है कि उस आसान पाली में 123 का स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा। उस पाली का औसत ही 136 के करीब था, तो 123 अंक लाने वाला उम्मीदवार औसत से भी नीचे था, इसलिए फॉर्मूले ने उसे सजा दी। ओहो। ये व्यक्तिगत मेहनत को नहीं बल्कि सापेक्ष प्रदर्शन को देख रहा है। और उसी आसान पाली के टॉपर का क्या हुआ, जिसने 186 अंक हासिल किए थे? वो है उम्मीदवार A3। उसका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा सा बढ़कर 187.54 हो गया। तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? क्या ये फॉर्मूला टॉपर्स को बचाता है? एक तरह से हाँ, क्योंकि वो अपनी पाली के औसत से इतना ज्यादा आगे था कि उसका Z स्कोर बहुत मजबूत था। फॉर्मूला ये मानता है कि भले ही पाली आसान थी, लेकिन इतना ज्यादा स्कोर करना एक असाधारण प्रदर्शन है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। तो आसान पाली का सबक ये है, या तो असाधारण प्रदर्शन करो, वरना औसत के आसपास रहने पर आपको सजा मिल सकती है। बिल्कुल। तो आसान पाली में औसत स्कोरर को एक तरह से सजा मिलती है, लेकिन उस उम्मीदवार का क्या जो मुश्किल पाली में फंस गया हो? मुझे लगता है दूसरे उदाहरण में असली कहानी छिपी है। बिल्कुल। अब आते हैं बैच बी पर। हम्म। स्रोत बताता है कि ये एक कठिन पाली थी। यहाँ स्कोर 82 से 118 के बीच ही सिमट गए। किसी ने भी बहुत ऊंचा स्कोर नहीं किया। मतलब सब लोग एक छोटे से दायरे में फंसे हुए थे। हाँ, और इसी वजह से इस बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम था, सिर्फ 12.21। अच्छा। अब यहाँ एक उम्मीदवार B4 को लेते हैं। उसका रॉ स्कोर 100 था, जो संयोग से उस बैच के औसत यानी बैच मीन के भी बराबर था। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर 100 ही रहा, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, ये तो समझ आता है। जो बिल्कुल औसत पर है उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, है ना? अब असली खेल देखिए। एक उम्मीदवार था B1, जिसका रॉ स्कोर था सिर्फ 118। सिर्फ 118? याद रखिए, पहली पाली में टॉपर के 186 थे। उसकी तुलना में 118 बहुत कम लगता है। हाँ, 68 अंकों का फर्क है। जाहिर है पहली पाली वाला ही चुना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद इस 118 अंक वाले B1 का स्कोर बढ़कर 185.94 हो गया। एक मिनट, क्या कहा आपने? 118 से सीधे 186 के करीब? जी हाँ। ये तो अविश्वसनीय है। ये लगभग 68 अंकों की छलांग है। मतलब उस उम्मीदवार ने असल में परीक्षा के 59% सवाल सही किए, लेकिन परिणाम में उसे 93% अंक मिले। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ गणित क्या है? यही स्टैंडर्ड डिविएशन का असली खेल है। अच्छा। क्योंकि दूसरी पाली मुश्किल थी, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम था, 12.12। अब Z स्कोर के फॉर्मूले को याद कीजिए। अंक, औसत, स्टैंडर्ड डिविएशन। B1 का स्कोर 118 था और औसत 100 था, तो अंतर हुआ 18। जब आप इस 18 को एक बहुत छोटी संख्या यानी 12.12 से भाग देते हैं तो नतीजा बहुत बड़ा आता है। ओह! उसका Z स्कोर आसमान छू गया, और यही Z स्कोर आपके प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा देता है। फॉर्मूले ने कहा, इस मुश्किल पेपर में औसत से 18 अंक ज्यादा लाना एक महान उपलब्धि है, जो आसान पेपर में 186 लाने के बराबर है। ये तो दिमाग चकराने वाला है। लेकिन एक मिनट, उसी मुश्किल पाली में एक और उम्मीदवार था, B3, जिसका रॉ स्कोर 93 था। ये 118 वाले से बहुत पीछे नहीं था। उसका क्या हुआ? ये इस कहानी का सबसे कह सकते हैं दुखद पहलू है। B3 का रॉ स्कोर 93 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर गिरकर सिर्फ 56.65 रह गया। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उसे तो दोहरी मार पड़ी। बिल्कुल। पहले मुश्किल पेपर झेला, जिसमें वो औसत से बस 7 अंक पीछे रह गया, और फिर नॉर्मलाइजेशन ने उसके अंक लगभग आधे कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? उसी गणित की वजह से, लेकिन उल्टी दिशा में। मतलब? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम था, औसत से जरा सा भी नीचे होना एक बड़ी सजा बन गया। उसका नेगेटिव Z स्कोर भी उसी तरह कई गुना बढ़ गया, जिससे उसके अंतिम स्कोर में भारी गिरावट आई। पर वो औसत से सिर्फ 7 अंक पीछे था। हाँ, लेकिन फॉर्मूला ने इसे एक बहुत बड़ी विफलता माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि JSSC की परीक्षा में आपका स्कोर सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपके साथ परीक्षा दे रहे बाकी लोग कितना जानते हैं। हाँ।
ये तो एक तरह की लॉटरी हो गई। ये इस फॉर्मूला की सबसे बड़ी आलोचना है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अनुचित महसूस हो सकता है। ये आपके निरपेक्ष प्रदर्शन यानी आपके रॉ स्कोर को लगभग नजरअंदाज कर देता है और पूरी तरह से सापेक्ष प्रदर्शन को महत्व देता है। और स्रोत में लिखा है कि जेएसएससी ये फॉर्मूला 2017 से इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, 2017 से लगातार इस्तेमाल कर रहा है और आगे की भर्तियों में भी यही लागू होगा। तो ये पूरा सिस्टम एक तरह की सांख्यिकीय तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ये किसी को 59 से 93% पर पहुंचा सकती है और किसी को 46 से 28% पर गिरा सकती है। पर क्या यही निष्पक्षता है? क्या दुनिया में और कोई तरीका नहीं है? जेएसएससी ने यही क्यों चुना? ये एक बड़ा सवाल है। दुनिया भर में कई भर्ती एजेंसियां अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती हैं। एक लोकप्रिय तरीका इक्वी परसेंटाइल मेथड है, जिसमें अंकों के बजाय परसेंटाइल रैंक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो शायद कम क्रूर महसूस हो। तो फिर जेएसएससी ने ये क्यों अपनाया? जेएसएससी ने शायद इस फॉर्मूले को इसकी सांख्यिकीय मजबूती और मानकीकरण की वजह से चुना होगा। ये एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश है जो सेब और संतरों की तुलना कर सके, लेकिन इस प्रक्रिया में कभी-कभी सेब का जूस बन जाता है और संतरे का सिर्फ छिलका रह जाता है। बहुत अच्छी उपमा है। तो हमने देखा कि जेएसएससी की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सिर्फ एक गणितीय सूत्र नहीं है, बल्कि एक जटिल और शक्तिशाली प्रणाली है। हाँ। इसमें आपकी पाली की कठिनाई और उसमें बैठे दूसरे हजारों उम्मीदवारों का मिला जुला प्रदर्शन आपके अंतिम स्कोर को पूरी तरह से बदल सकता है। यह आपके व्यक्तिगत ज्ञान की परीक्षा कम और उस दिन उस पाली में उन लोगों के बीच आपके प्रदर्शन की परीक्षा ज्यादा है। इसका उद्देश्य एक समान खेल का मैदान बनाना है, लेकिन जैसा कि उदाहरणों से साफ है, ये मैदान कुछ खिलाड़ियों के लिए वरदान तो कुछ के लिए दलदल साबित हो सकता है। ये प्रक्रिया एक समान अवसर बनाने का दावा करती है, लेकिन ये सब जानने के बाद एक उम्मीदवार को क्या सोचना चाहिए? क्या उसे सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए या इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उसकी किस्मत उसे किस पाली में ले जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आपका अंतिम स्कोर आपकी मेहनत के साथ साथ आपके साथ परीक्षा दे रहे हजारों अनजान लोगों के प्रदर्शन और प्रश्न पत्र सेट करने वाले के मूड पर भी इतना ज्यादा निर्भर करता है, तो क्या ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान की रह जाती है या इसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है?